ग्लैंड्यूलर, एपिथेलियम। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन, सिक्रीशन के लिए स्पेशल हो जाती है, एंड आर कॉल्ड एज ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, दो तरह की होती हैं। पहली यूनिसेल्यूलर, दूसरी मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर मतलब कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड, अलग अलग भी हो सकती है ना, आइसोलेट, कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंड्यूलर सेल एग्जाम्पल है गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये जो मल्टी सेल्यूलर होंगी, ये एक गुच्छा होगा पूरा, कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स। अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो मैंने बताया था आपको शुरू में ही, सैलिवरी ग्लैंड। चलिए इनका डायग्राम देखते हैं दोनों का। सिंपल का अगर हम देखें तो एक ही सेल है, यहां हो सकती है, ये न्यूक्लियस है, ये इस वाले का न्यूक्लियस है, बीच बीच में कॉलमनर हो गई सेल। ये वाली जो सेल थी, इन सेल में ग्लैंड्स बनने लगे।
ये सिक्रीशन निकालने लगी। ये यूनिसेल्यूलर वाले का है। दूसरे वाला देखें तो सेल पूरा एक गुच्छा बना लिया। ये सेल्स है। ये सेल्स है, बहुत सारी सेल्स। क्लस्टर ऑफ सेल्स। ये ग्लैंड बन गई कॉम्प्लेक्स, यानी मल्टी सेलुलर। ये सेल है। ठीक है, ये अंदर से यहां से सिक्रीशन निकल आएगा। ये यूनिसेल्युलर और मल्टी सेलुलर हुआ। अब ये अपना सिक्रीशन कैसे डालती है? तो ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ pouring of their secretion, glands are divided into two categories। कौन कौन सी वो दो कैटेगरी है? मैंने अभी आपको बताया था। पहली होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। दूसरी होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन में डक्ट नहीं पाई जाती, इसलिए इनको डक्ट लेस ग्लैंड भी कहते हैं। और इनमें डक्ट पाई जाती हैं, इसलिए इनको डक्ट्यूल ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है। अब इन दोनों ग्लैंड्स में मैंने एक जरा सा डिफरेंस बताया था कि इसमें से जो हार्मोन सिक्रीटेड है वो डायरेक्ट ब्लड में भेज देती, क्योंकि उनमें ग्लैंड्स नहीं है। तो दूसरी वाली जो ग्लैंड है वो हार्मोन वाली ग्लैंड हो, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो फिर एक्सोक्राइन कौन सी हुई? एक्सोक्राइन क्या सिक्रीट करेंगी? दे सिक्रीट म्यूकस, सलाइवा, ईयरवैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम, और इन ग्लैंड की खास बात ये है, these glands या हम कह सकते हैं ये जो प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, these products are released through
डक्ट्स या ट्यूब। और दूसरे वाले की बात करें तो उसमें क्या होगा? एंडोक्राइन में ऐसा कुछ नहीं। देयर प्रोडक्ट आर कॉल्ड हार्मोन। याद रखना है, देयर प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हॉर्मोन्स, आर secreted directly into the fluid। बेदिंग ग्लैंड, बाथिंग ग्लैंड कह सकते हैं, बेदिंग ग्लैंड कह सकते हैं। यानी जो उसको नहला रहा है, जो उसके नहला रहा है, जो उसको स्नान करवा रहा है, जो उसको चारों तरफ है, यानी ब्लड। ब्लड ही तो चारों तरफ से घेरे हुए है। ये ग्लैंड है, चारों तरफ ब्लड है, तो ब्लड से डायरेक्ट इसी में आ जाएगा। अब मैं इनका मोड ऑफ सिक्रीशन अभी मैंने आपको समझाया था। मोड ऑफ सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड नीट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बताने जा रहा हूं। मोड ऑफ सिक्रीशन और इसी के आधार पे टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। मैंने आपको 3 टाइप बताए थे। पहला टाइप बताया था होलोक्राइन। दूसरा मैंने आपको टाइप बताया था एपोक्राइन। और तीसरा मैंने आपको टाइप बताया था मीरोक्राइन, जिसका दूसरा नाम था एपीक्राइन। एक और नाम है एक्राइन ग्लैंड। ठीक है। जब मैं इन तीनों ग्लैंड्स का आपसे जिक्र कर रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि इनका सिक्रीशन किस आधार पे होगा। ठीक है, वो मैं सिक्रीशन बताना चाह रहा हूं आपको। उससे आपको डायग्राम से ये जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है। जरा कोई भी बताएगा कि तीनों कैटेगरी में से किस वाली में पूरी सेल मर जाएगी लास्ट में। अपना सिक्रीशन करके पूरी सेल खत्म हो जाएगी, डेड हो जाएगी, किस वाले में? होलो में, एपो में या मीरो में? बोलो। ठीक है। अब किस वाली में बिल्कुल भी सेल नहीं मरेगी? कोई भी बताए, आपको छोड़ के हर सब की बात।
लड़कियों में से जवाब दो। सेल नहीं मरेगी, उसमें से सिर्फ मैंने आपको सैलिवरी ग्लैंड का एग्जांपल दिया था कि सलाइवा निकलता रहता है, सेल सुरक्षित रहती है, इंटैक्ट, बिल्कुल भी खराब नहीं होती सेल। बताइए फटाफट से। चलो कोई और बताओ। मीरोक्राइन। सर मीजोक्राइन। एपिक्राइन। हाँ जी, एपिक्राइन या मीरो सही है। अब देखो, इसे समझने की कोशिश करो। ये एक सेल है, ये सेल थी। इस सेल में क्या हुआ, यही सेल दिखा रहा हूं यहां पे। इसके अंदर सिक्रीशन बना और यहीं पे एक्यूमुलेट हो गया। ठीक है, ये सेल का सिक्रीशन चारों तरफ इकट्ठा हुआ, सेल खुद सिक्रीशन में कन्वर्ट हो गई, और एट लास्ट जो पिंपल्स जो तोड़ते उसमें से जो निकलता है, disintegrating cells and its content. Disintegrating cells and its content. पूरी सेल खत्म हो गई। दूसरे वाले केस में देखिए, ये सेल है, इस सेल में थोड़ा पिंच ऑफ होना शुरू हुआ और यहां सिक्रीशन बनने लगा। अब क्या होता है, ये ऊपर का गोला बिल्कुल टूट जाएगा। ये इसमें से टूटा और ये हिस्सा आ गया। यही दूध है जो बच्चे पीते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा टूट रहा है, पिंच्ड ऑफ पोर्शन ऑफ सेल। बहुत क्लियर समझ में आ गया। तीसरी कंडीशन देखिए, ये सेल है, सिक्रीशन बनना शुरू। यही सेल दोबारा है, ज्यादा सिक्रीशन हो गया। यही सेल तीसरी बार है और ज्यादा सिक्रीशन हो गया। मैगी को देख के मुंह में पानी आ रहा है, ये पानी इकट्ठा हुआ है। यही सेल फिर है, अब ये सिक्रीशन निकला इसमें से। ठीक है, ये सिक्रीशन है, सेल इंटैक्ट है, इंटैक्ट, सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तीनों कैटेगरी बिल्कुल समझ में आ गई आपको यश? सर एक बार ब्रीफ कर दो, थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है बहुत ज्यादा। पहले वाले में पूरी सेल डैमेज हो गई, डिसइंटीग्रेट। दूसरे वाले में सेल का टुकड़ा टूटा है। तीसरे वाले में सेल के अंदर से सिक्रीशन बाहर आ रहा है। मैं ओके सर। अब इसको लिखता हूं तब और समझ में आएगा। ग्लैंड accumulate the secretion, या लिखिए सिक्रेटरी,
इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में इकट्ठा कर लिया, यही इसका साइटोप्लाज्म था। ये इसका न्यूक्लियस है, ये सेल है। द सेल देन, तब क्या होता है, इस सेल को डाइज, मर जाती है, एंड डिस्चार्ज कंटेंट। एग्जाम्पल बताया था, सीबेसियस ग्लैंड। दूसरे का बात करते हैं। दे एक्यूमुलेट द सिक्रीशन एट द एपिकल, एपिकल मतलब सबसे बाहर वाला, सरफेस ऑफ द सिक्रीटिंग सेल। और यही वाला जो पोर्शन है, दैट पोर्शन ऑफ सेल पिंच्ड ऑफ, टूट जाता है। कहां से? फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेल। एग्जाम्पल क्या रहा? थोड़ा और लिख लो। रेस्ट ऑफ द सेल टू फॉर्म सिक्रीशन, यानी इसमें सेल के टुकड़े आ रहे हैं। एग्जाम्पल है मैमरी ग्लैंड, मिल्क ग्लैंड। यानी तीसरा, दे सिंपली फॉर्म secretory product and discharge it from the cell without any damage। सेल को डैमेज ही नहीं हुआ इसमें। एग्जाम्पल क्या रहेगा? सैलिवरी ग्लैंड। और क्या रहेगा? आप पैनक्रियाज भी लिख सकते हैं, नहीं तो पैनक्रियाज टूट टूट के गिरता रहता तो सारा पैनक्रियाज ही खत्म ना हो लेता। तो भैया ये आपको ग्लैंडुलर सेल्स के बारे में मैंने आपको कुछ बताया, ढंग से समझ में आ गया। अब मैं आपको कंपाउंड एपिथेलियम का जिक्र करूंगा, ठीक है। सिंपल एपिथेलियम आपकी खत्म हो चुकी है, अब सिर्फ कंपाउंड एपिथेलियम का जिक्र करना है। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। उसी को हम स्ट्रैटिफाइड भी कहते हैं, कंपाउंड को, या मल्टी लेयर्ड भी कहते हैं। एक स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड जैसी, लेकिन वो कंपाउंड नहीं होती। तो
अगला शुरू। बी पार्ट है। कंपाउंड एपिथेलियम अभी तक एक लेयर वाली चल रही थी, अब मल्टी लेयर्ड हो जाएगी। मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम, मोर देन वन लेयर की ये बनी हुई है। तो दे आर मेड अप ऑफ more than one layer of cell। जब एक से ज्यादा है तो एंड दस हैज ए लिमिटेड, याद रखने वाली बात, रोल इन सिक्रीशन। तो ये अलग सेल अलग तरह का काम करने के लिए जिद करेगी, तो फिर सब मिलके सिक्रीशन आराम से नहीं कर पाए। एंड एब्जॉर्प्शन, फिर ये क्या कर सकती हैं? जब इतनी सारी इकट्ठी हैं तो प्रोटेक्शन कर सकती हैं। ठीक है, तो their main function is to provide protection against chemical and mechanical stress। बस इन चीजों से बचा सकती, एब्रेजन नहीं होने देती, इन्फेक्शन नहीं होने देती, समझे? जैसे स्किन है, हेयर है, नेल्स है, ये सारी की सारी ये बचाव करती है। ठीक है, कुछ क्रेटिन की बनी होती है, कुछ नॉन क्रेटिन होती है। ठीक है, क्रेटिनाइज्ड हो सकती है, नॉन क्रेटिनाइज्ड हो सकती हैं। जो क्रेटिनाइज्ड होंगी उनमें क्रेटिन पाया जाएगा, थोड़ा टफ सा होगा, टाइट टाइट सा होगा। ठीक है, तो ये भी दो तरह की हो जाएंगी। पहली क्रेटिनाइज्ड, दूसरी नॉन क्रेटिनाइज्ड। तो क्रेटिन किन में पाया जाता है? एपिडर्मिस ऑफ स्किन। ठीक है, आपकी जो स्किन है, एपिडर्मिस ऑफ स्किन, और बालों में और नेल्स,
नाखूनों में। लेकिन जो नॉन केरेटिनाइज्ड है वो भी तो कहीं पे बचाव कर रही होगी। ओरल कैविटी आपका मुंह को जलने से बचाती है, आपकी जीभ को बचाती है। लोअर पार्ट ऑफ फेरिंग्स, लाइनिंग ऑफ वेजिना, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं आपको। लोअर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी, सर्विक्स, सर्विक्स यूटेरस के बाद वेजाइना, उसी यूटेरस के बाद जो वेजाइना में खुलता है उसी को कहते हैं। कंजंक्टाइवा, आंख के बाहर की ओर जो होता है, जब आई फिल होता है तो रेड हो जाता है, कंजक्टिवाइटिस कहते हैं उसे। इनर सरफेस ऑफ आईलिड, पलक जो होती है उनके अंदर की ओर। एंड कॉर्निया ऑफ आई, यहां पर होती है। ये टिश्यू पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। कल हमें जिसका डिस्कस करना है वो सेकंड टिश्यू शुरू हो चुका होगा, जिसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू।